देखिए, बिहार में जो एआईएमआईएम ने प्रदर्शन किया है पिछले बार के मुकाबले जैसा ही है। पिछले बार 2020 के चुनाव में 5 सीटें उन्होंने जीती थी और आज रुझान में 5 सीटों पर वो आगे दिख रही। बिहार में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार चुनाव के नतीजों की तस्वीर अब लगभग साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए को 204 सीटों पर बढ़त हासिल है, तो वहीं महागठबंधन सिर्फ 33 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अन्य 6 सीटें उनके हिस्से में हैं। इसी बीच अगर हम बात करें एआईएमआईएम की, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इस चुनाव में उनको 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को भी 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। एक बार आपको मैं सीटें बता देती हूँ जिन पर एआईएमआईएम बढ़त में है। वो बहादुरगंज की सीट है, बेसी की सीट है, जोखीहट की सीट है, अमोर की सीट है और कोच धमन की सीट है। तो इन 5 सीटों पर एआईएमआईएम बढ़त में है। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो पीछे चल रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस को मिली है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। इसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, संदीप जी मौजूद है और विशाल जी मौजूद है, और इनसे समझेंगे कि आखिरकार ये कैसे हुआ। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि एआईएमआईएम 5 सीटें उन्हें मिल गई, लेकिन कांग्रेस जो है, हर राज्य के चुनाव की अगर हम बात करें तो खराब प्रदर्शन उनका लगातार चल रहा है और यहाँ पर भी यही नज़र आया। देखिए, बिहार में जो एआईएमआईएम ने प्रदर्शन किया है पिछले बार के मुकाबले जैसा ही है। पिछले बार 2020 के चुनाव में 5 सीटें उन्होंने जीती थी और आज रुझान में 5 सीटों पर वो आगे दिख रही। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है ओवैसी बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार में दिखे नहीं है। आए हैं, चुनाव प्रचार उन्होंने किया है, लेकिन पिछले बार के मुकाबले कम प्रचार किया है। बावजूद इसके 5 सीटें उनको मिलती दिख रही हैं अगर अभी रुझानों में। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत दुखद है और कांग्रेस के लोग उस पर चर्चा भी करेंगे, सोचेंगे भी कि आखिर चूक कहाँ से हुई। लेकिन बराबरी 5 सीट कांग्रेस को भी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, और जो रीजनल पार्टी है एआईएमआईएम, उसको भी 5 सीट। समझ लीजिए कि कांग्रेस के लिए कितना बड़ा मतलब विषय है सोचने वाला, और उनको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि ये एआईएमआईएम वही पार्टी है, ओवैसी की पार्टी, जिससे इन लोगों ने गठबंधन नहीं किया था। ओवैसी बार बार कह रहे थे कि हमको महागठबंधन में शामिल करिए, हमको कम से कम 6 सीट दे दीजिए। भाई 6 सीट ही तो मांग रहे थे, आप दे देते। 5 पे तो इस समय वो जीतते ही दिख रहे हैं। अगर यही रुझान कन्वर्ट हो जाता है, अगर जीत में तब्दील हो जाता है, तो कुल मिलाकर के है कि महागठबंधन ने ओवैसी से जो तालमेल अगर कर लिया होता तो स्थिति जो है ख़ास तौर से सीमांचल इलाकों में और बेहतर हो सकता था। करीब करीब 15 से 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर इसका प्रभाव असर दिख रहा है। कुल मिलाकर के है, ओवैसी बार बार कहते रहे, तेजस्वी यादव के घर के बाहर भी उनके नेता गए कि कम से कम मुलाकात हो, बातचीत हो, लेकिन उन लोगों ने बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा। दूसरी बात है कि डर इस बात का भी था कि उनके साथ अगर गठबंधन हो जाएगा हमारा, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा बहुत सारी चीज़ों को लेके। मुस्लिम वोट बैंक बहुत सारा है कि शिफ्ट भी हो सकता है, और शिफ्ट तो हो ही गया बहुत सारी सीटों पे। तो कुल मिला करके है, इसी डर से नहीं किया। और आज के डेट में कहीं ना कहीं महागठबंधन के तमाम नेताओं को इस बात का पछतावा ज़रूर होगा कि ओवैसी को साथ ले आते तो तस्वीरें कुछ और बेहतर हो सकती थी। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में नज़र आया। 60 सीटें कांग्रेस को मिली थी महागठबंधन की तरफ से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों पर वो सिमटती हुई नज़र आ रही है। और तो वहीं एआईएमआईएम, जिसकी लोग सर ने बात करी, उनको भी 5 सीटें मिल रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है? बिहार में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। वो तेजस्वी के सहारे ही जिंदा रहने के प्रयास कर रही है। और पार्टी का डिफरेंस अगर देखें एआईएमआईएम और कांग्रेस को, तो एआईएमआईएम का किशनगंज और अररिया और इस जो सीट पड़ता है नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर, वहाँ से वो चुनाव जीतते रहे। उसका कारण है डेमोग्राफी। वहाँ पे जो डेमोग्राफी है, जो चिकन नेक है किशनगंज का बहुत फेमस, जहाँ पे बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है दोनों साइड, सर के दोनों साइड। तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग उधर से इधर आके काफ़ी संख्या में बस चुके हैं। और यहाँ इस चीज़ को वो एआईएम जो है, ओवैसी जो है, इसको बुनाने में कामयाब रहे हैं।
कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्या कही है, अपने वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए उन्होंने अध्यक्ष बदला, टिकट ज़्यादा लेने का प्रयास किया, लेकिन जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए था उनका अपनी पार्टी का खुद का, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फोकस इसी बात पर किया किसी तरह आरजेडी से ज़्यादा सीट लिया जाए। इससे क्या हुआ कि आरजेडी ही जब खराब प्रदर्शन कर रही है इस चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की भी हालत पतली हो जाएगी इसमें। और वही चीज़ देखने के लिए ही मिल रहा है कि ना इनको ये वोट, अपना वोट मिल सका ग्राउंड पे, जो इनके जीते हुए कैंडिडेट थे वो भी चुनाव हार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने पिछले बार जिन सीटों को जीता उसको उन्होंने कंसोलिडेट भी नहीं किया और उससे आगे की कोई मेहनत नहीं कर पाए। अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, AIMIM हालांकि सिर्फ 5 सीटें उन्हें मिली है, लेकिन एक तरीके से ये नज़र आ रहा है कि अगर महागठबंधन उन्हें अपने साथ शामिल कर लेता, 6 सीटें वो मांग रहे थे, तो कहीं ना कहीं 5 सीटें तो उनकी पक्की थी, यानी महागठबंधन के लिए फ़ायदा रहने वाला था AIMIM को शामिल करना। लेकिन अब ये नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, पिछली बार भी अगर आप देखें तो उन्होंने वो सीटें जीती हुई थी, फिर बाद में वो लोग आरजेडी में कुछ लोग शामिल हो गए। क्योंकि ये उस पार्टी के प्रभाव को स्वीकार करना, मतलब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि आरजेडी जो है वो मानती है कि भाई मुस्लिम वोट बैंक मेरे साथ है, मुझे उसके साथ किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये खास किस्म का एक ईगो जो है ना, उसने मतलब इस चीज़ को दूर किया कि भाई हम जो है उनको हम कैसे मान्यता दे दें। लेकिन वो ज़मीनी सच्चाई है, अगर वो 5 सीटें ही नहीं, हो सकता था कि और भी अन्य सीटों पर अभी रिज़ल्ट आने के बाद से संभवतः हमें मालूम चलेगा कि कुछ संभवतः कुछ सीटों पर जहाँ पे कि AIM ने कैंडिडेट खड़े किए होंगे, महागठबंधन को उसे नुकसान पहुँचा होगा। तो मुझे लगता है कि शायद एक माहौल बनता और शायद जैसा कि हरि सर ने भी कहा कि भाई चीज़ें शायद बेहतर होती। अगर आरजेडी की यहाँ पर बात हो रही है तो मैं तेजस्वी यादव का नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहा था कि सरकार हमारी बन रही है, शपथ की तारीख भी उन्होंने अनाउंस कर दी थी। अब उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, तारीख तो अनाउंस कर दी उन्होंने। ये हर पार्टी कहती है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। कोई भी पार्टी आखिरी वक्त तक, जब तक उनको पता न चल जाए कि उनके पक्ष में परिणाम नहीं आए हैं, तब तक वो लगातार ये कहते रहते हैं हमारी ही पार्टी जीतेगी, हमारी ही पार्टी जीत रही है। तेजस्वी ने भी ऐसा किया। लेकिन जो हार की सबसे बड़ी वजह ये रही कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन, इनके आपस में फैसले नहीं हुए। वक्त पे सीटों का जो तालमेल है वो बैठ नहीं पाया। उसके बाद जब बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, जेडीयू प्रचार कर रही है, नीतीश कुमार रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां शेड्यूल हो गई हैं, इनके बड़े बड़े नेता जो हैं मंच से महागठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं, उनका आपस में ही फैसला नहीं हुआ कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़े। जिसको जहां मर्जी वहां पर उसने नॉमिनेशन कर दिया। उसके बाद बात आई फ्रेंडली फाइट की, तो फ्रेंडली फाइट तो 15 सीट पर कर लिया, उसका क्या हुआ? और बाकी सीटों पर ऐसे ही हुआ। कोई कहीं से खड़ा हुआ, बाद में पता चला कि उसकी पार्टी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी, तो कोई और कैंडिडेट आके कह रहा है कि मैं महागठबंधन उम्मीदवार हूँ। तो जनता भी कंफ्यूज हो गई कि भाई अब असल में उम्मीदवार जो पुराना वाला था वो था या ये था। कन्फ्यूजन वहाँ से भी हुआ। उसके बाद आप देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत रैलियां की, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भी रैलियां की, उन्होंने भी रैलियां की। लेकिन मुद्दे क्या उठाए आपने विधानसभा में कौन सा मुद्दा आप लेकर के आ गए? विधानसभा में लोकल बातें होती हैं, नगर निगम में नगर और स्थानीय मुद्दे होते हैं। इसमें भी उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल की सड़कें नहीं है, बिजली की दिक्कत है, बाकी चीज़। आप रोजगार पर बात करते, आप उस पर भी टिके नहीं रहे। आपने वादा ऐसा कर दिया, पब्लिक के गले ही नहीं उतर रही थी कि हर घर को एक सरकारी नौकरी। मजाक है क्या? आप हर घर को एक सरकारी नौकरी कैसे दे सकती हैं? तो आप सीधा आप जनता के बीच बोल रही हैं, मतलब आप बोल रहे हैं कोई सरकार, कोई पार्टी वादा कर रहा है और उसको भी मालूम है कि ये संभव नहीं है। तो आप ऐसे वादे करते क्यों हैं जो जनता के बीच में जाते ही, जैसे ही लोगों को पता चला, उनको सीधा लग गया होगा कि ये झूठ है। जनता ने तुरंत उस मुद्दे पर मुहर लगा दिया कि ये जो वादा किया गया ये झूठा वादा है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि उन्होंने जीविका दीदी की बात की, 10,000 रुपये मिले महिलाओं को, और बहुत सारे ऐसे लिस्ट में हैं जिनको नहीं मिले। उनको भी उम्मीद है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो हमको वो पैसा हमको भी मिलेगा। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले चर्चा में पता चला कि एक महिला ने 10,000 रुपये से 3 बकरी खरीदी।
अब बकरी है, उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार चलेगा। अब देखिए, एक गरीब महिला, उसका पति जो है वो मजदूरी करके ला रहा है, चाहे किसी फैक्ट्री में काम करके ला रहा है, किसी दुकान में काम करके आ रहा है, और उसकी वाइफ भी अगर घर में कमाने लगेगी तो उसकी आय दोगुनी नहीं तो कम से कम डेढ़गुनी तो ज़रूर हो जाएगी। और उस परिवार का बच्चा भी किसी अच्छे स्कूल में जाएगा। बस्ता ठीक है, सस्ता बस्ता होगा, उसका कपड़े का बस्ता होगा, हाथ से सिला होगा, लेकिन उसी में किताब रख करके जाएगा। फटा किताब लेकर के भी अगर चला जाएगा स्कूल तो कहीं ना कहीं पढ़ लेगा, लिखना पढ़ना आएगा तो कुछ आगे अच्छा रोजगार कर लेगा। माँ बाप को, गरीब माँ बाप को ये सारी चीज़ें उनके ध्यान में होती है। जब उनके घर में एक बार हर महीने राशन आता है, फ्री का राशन आता है 10 किलो, तो लगता है, और हर आदमी इंसान जो है कभी भी पशु नहीं हो सकता। इंसान जो है उसमें हमेशा इंसानियत रहती है। आप किसी व्यक्ति के घर में हर महीने अगर 10 किलो अनाज दे रहे हैं, उनको फ्री में दे रहे हैं, तो उसको हर कौर में नहीं तो कम से कम हर भोजन में एक बार उसको याद ज़रूर आता है कि ये नीतीश कुमार, ये मोदी की ओर से दिया गया प्लान है, ये केंद्र सरकार की ओर से दिया गया प्लान है। तो जीत के बहुत सारे फैक्टर हैं। आप देखिए, तमाम मंच से जनसुराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, पीके से प्रशांत किशोर बने वो चुनाव में, और प्रशांत किशोर जो है लगातार कह रहे थे कि हमारी सरकार आती है, अगर हम अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो आते ही पहली मीटिंग में हम शराब बंदी पर से पाबंदी हटा लेंगे। मतलब क्या कि वो महिलाएं जो अपने पति, शराबी पति से प्रताड़ित थी, उसको लग रहा था कि फिर हम उसी के शिकार होंगे, फिर उसी अंधेरे में जाएंगे, फिर एक वक्त की रोटी रहेगी घर में और दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ेगा। ये तमाम महिलाएं लाइन में लगी। जब 7 बजे हमने आप याद करिए, जब पहले चरण का चुनाव चल रहा था, उस दिन हमने कहा था कि 11 बजे का वक्त था। हमने कहा कि बहुत सारी महिलाएं लाइन में लगी हुई है, तो कुछ लोग हंस रहे थे कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि लाइन में हैं। और दूसरे में तो और हद हो गई, सुबह के 7 बजे भागलपुर से जो आई थी वो तस्वीरें, हमने कहा था कि महिलाएं लाइन में लगी हुई है, जिनको घर में पति के लिए रोटी बनाना है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, और भी बहुत सारे घर के काम हैं, वो छोड़ के लाइन में लगी हुई है नहा धो के। मतलब समझ जाइए कि ये लोकतंत्र जो है वो और मजबूत हो रहा है, और मजबूत हो रहे हैं नीतीश कुमार, और वही हुआ। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी इस जीत को, जो कहीं ना कहीं पिक्चर अभी क्लियर ही है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगा था, क्योंकि एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं इतना भारी बहुमत नहीं दिखाया गया? नहीं, मैं भी इस बात से का अनुमान नहीं लगा पाया था कि इस तरह से प्रचंड बहुमत आएगा। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 160 के अराउंड कुछ भी सीट रह सकती है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने सीट में कन्वर्ट किया है और जिस तरह से ग्राउंड पे मेहनत किया है और सीटों पे मेहनत किया है, इसका परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। इस परिणाम में सीख भी है। सीख ये है, अगर तेजस्वी के लिए है, आगे उनको अपना भविष्य लेके आगे बढ़ना है, तो उनको इस बात पे ध्यान देना होगा कि वो हेलीकॉप्टर में सावन में मछली ना खाएं और उसको ऑप्टिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं करें राजनीति में। और दूसरा, रामचरितमानस पे उनके मंत्री जिस तरह से बयान देते हैं, उस चीज़ से उनको बचना चाहिए। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं कि जो उनको आगे एकदम ख्याल रखना है। अगर इस चीज़ को नहीं ख्याल रखेंगे तो राजनीति में गुना गणित से आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इवन की संदीप जी आप कंटिन्यू करिए। मैं एक छोटा सा और बता दूं कि राहुल गांधी जो छठ को लेकर के जैसा कह रहे हैं, उस त्यौहार को लेकर के जैसा लगा, तो छठ जो है बिहार के लोगों के लिए त्यौहार तो है, बहुत बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर किसी राज्य से, दिल्ली जैसे राज्य से अगर 20-20 लाख 30 लाख लोग, 10,000 गाड़ियाँ चल रही हैं, स्पेशल ट्रेन चल रही है, और उसमें लोग भर भर के जा रहे हैं, आपको एक सीट नहीं मिलेगी दीपावली छठ में बिहार जाने वाली ट्रेन में। तो आप समझ लीजिए कि छठ का वहाँ के लोगों के जीवन में कितना बड़ा महत्व है। जी आपका सही बात कह रहे हैं हरिशंकर जी कि उनको कुंभ में और छठ में साइंस नहीं ढूंढना चाहिए। वो आस्था का विषय है, उसको पारिवारिक आस्था तक सीमित रहना चाहिए, सामाजिक आस्था तक सीमित रहना चाहिए। अपने चुनाव में मेहनत करना है तो वो दूसरे ढंग से करें मेहनत। बीजेपी यही काम करती है। बीजेपी अगर दूसरी तरफ देखिएगा, जो बीजेपी नीतीश के गठबंधन है, उनका अपना एरिया बटा हुआ है कि कौन किस वोट को एड्रेस करेगा। इस कारण से ही देख रहे हैं कि ये इस तरह की जो प्रचंड बहुमत मिल रही है, उसका कारण यही है कि बीजेपी को अपना टास्क पता है, नीतीश जी को अपना टास्क पता है कि उनको क्या करना है।
लेकिन महागठबंधन में आप देखेंगे कि इनको पता नहीं कि उनका टास्क क्या है। कांग्रेस को पता नहीं कि उसको कैसे आरजेडी के साथ गठबंधन करके उसको सीट में कन्वर्ट करना है। ना आरजेडी को पता है कि कांग्रेस के साथ उनको लगता है कि मुस्लिम कंसोलिडेट हो जाएंगे, कुछ तबका है समाज का जो कंसोलिडेट हो जाएगा, वो जीत में परिवर्तित हो जाएंगे और हम यह सरकार बना लेंगे। तो बिहार की राजनीति को समझने वाले अब ये समझने लगे हैं कि ये 90 की राजनीति नहीं है। अब वो देख रहे हैं कि कौन उनके एस्पिरेशन को पूरा कर सकता है। एस्पिरेशन को कौन पूरा कर सकता है? अगर आप ही बिहार आज जाएं, बिहार में जो लोग 15 साल पहले जाते थे, आज लोग कार से जा पा रहे हैं बिहार में। यहाँ से लोग कार से जाना पसंद कर रहे हैं बिहार में। 15 साल पहले 25 घंटे लगते थे, आज 15 घंटे में सफ़र तय कर रहे हैं। तो आप इसको देख लेंगे कि इस तरह से लोगों को लग गया है कि इंडस्ट्री भी, सड़कें बन गई हैं तो इंडस्ट्री भी का भी लगना शुरू हो जाएगा और जाहिर सी बात है विकास के रफ्तार में बिहार भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। आखिरी सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, कांग्रेस को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। कांग्रेस 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में भी कांग्रेस का यही हाल था, 0 सीट उन्हें मिली थी। अब क्या लग रहा है, जितने भी चुनाव आगे आ रहे हैं बाकी राज्यों के, कांग्रेस का क्या हाल रहने वाला है और क्या उन्हें वहाँ की रीजनल पार्टीज अपने साथ इस तरीके से शामिल करेंगी? देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो बिहार में वो मतलब 97 में 98 में जब से उन्होंने आरजेडी को समर्थन दिया तो वो बी टीम के तौर पे उनके साथ वो वहाँ पे एक छोटे भाई या जो छोटे सहयोगी के रूप में एक प्रकार से हमेशा से कांग्रेस ने कभी अपने दम पे खड़ा होने का बहुत गंभीर प्रयास नहीं किया और नहीं प्रयास किया तो जाहिर तौर पे नतीजे भी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। हाँ, इसके एक मैसेज तो जाएगा, अगर कांग्रेस यहाँ पे अच्छा अगर प्रदर्शन करती तो एक हाई शोल्डर के साथ वो अन्य जगहों पर लोगों के साथ बार्गेन करती। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के नतीजे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। महागठबंधन लगातार पीछे चल रहा है और एनडीए सरकार बनाता दिख रहा है। चुनाव के नतीजे लगातार भारत एक्सप्रेस पर हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।